हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला, आनंद आहूजा, केशव सिंह, श्री राम कुमार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। अब विनोद कुमार शुक्ला को किसके लिए प्रदान किया गया, कौन सी भाषा में प्रदान किया गया है? तो इन्हें प्रदान किया गया है हिंदी भाषा के लिए। विनोद कुमार शुक्ला आपके हिंदी भाषा में प्राप्त करने वाले 15वें राइटर हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई है। राशि इसके अंतर्गत आपकी कितनी प्रदान की जाती है? तो 11 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। 2025 में आपकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन से नंबर का है? तो ये 59 नंबर का आपके राष्ट्रीय पुरस्कार है। बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ये आपका साहित्य का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इस चीज़ को आप याद रखना। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है बीपीओ के प्रश्न में, जब आपका वीडियो का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसमें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, विनोद कुमार शुक्ला को 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2000 प्रदान किसे किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला, आर के श्रीराम कुमार, विष्णुगुप्त या फिर राम बिहारी सिंह। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर के श्री राम कुमार को प्रदान किया गया है। आर के श्री राम कुमार को किस सरकार ने प्रदान किया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार दिया जाता है आपकी कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आर के श्री राम कुमार को दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? तो उनकी आपकी कला भरतनाट्यम के लिए इन्हें दिया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, आर के श्री राम कुमार को ये प्रदान किया गया है। अब इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है 1943 से। सही होगा ऑप्शन नंबर 2। आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पे आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, किस देश में आयोजित किया जाना है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में। ये भारत में कब से कब तक आपका आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके 25 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर 2025 के मध्य में आपका आयोजन किया जाना है। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन का आयोजन किया जाएगा? तो एडिशन नंबर है आपका 13, जिसका आयोजन भारत में किया जाना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? हीरालाल जेके सूर्यनारायण कनिया, विजय कुमार मुखर्जी, मेयरचंद महाजन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हीरालाल कनिया के नाम से इन्हें आप जानते हैं। इनका पूरा नाम हीरालाल जेके सूर्यनारायण कनिया है।
ये भारत के आपके मुख्य न्यायाधीश कब से कब तक बने थे प्रथम, तो ये 1950 से लेकर 1951 के मध्य में ये आपके रहे हैं। इनकी जो डेथ है वो कार्य करते टाइम में हुई थी 1951 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हीरालाल कनिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 360, 352, 356। तो देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 360 के आधार पर। भारत में एक भी बार आपका वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। जबकि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 32 आपका संबंध है वो उपचारों के अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकारों के संबंध है। जबकि आपका देखिए 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, फाइनेंशियल, आपके राष्ट्रीय विद्रोह और आपके राष्ट्रीय आपातकाल। तो ध्यान से समझना, अनुच्छेद 352 में जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसमें आपका विद्रोह आता है, और अगर भारत पर कोई आक्रमण वगैरह हो जाता है तो आपका आता है। जबकि 356 में क्या है? तो 356 में आंतरिक विद्रोह है। क्या है आपके? भारत में किसी भी राज्य में आंतरिक विद्रोह हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति आपका 356 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर। तो पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के मध्य हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य में। अब बात कर लेते हैं पूना समझौता की। तो पूना पैक्ट जिसे हम जानते हैं ये कब हुआ था? तो ये हुआ है आपका 24 सितंबर 1932 को। तो इसके अंतर्गत बात की गई थी कि भीमराव अम्बेडकर ने SC/ST कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके इलेक्शन में रिजर्वेशन की बात कही थी, नंबर ऑफ सीट की बात कही थी। अब ये जो आपका पूना समझौता हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? तो पूना समझौता आपका हुआ है यरवदा जेल में। किस में हुआ है? यरवदा जेल में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर डलहौजी। तो देखिए भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कानून निर्माण करके बताया था कि जो भी आपका जो बच्चियां हैं उनके अर्ली एज में अगर हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं उनके साथ में अगर कोई उनको जलाता है तो वो कानूनी अपराधी माना जाएगा। बैन कम कर दिया था इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, तो वो कर दिया था आपका 4 दिसंबर 1829 को। ये डेट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। इन्होंने किन की सहायता से किया था? तो एक समाज सेवक थे राजा राम मोहन रॉय। इनको भी आप याद रखना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया था। सती प्रथा का अंत किया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। जबकि इनमें से और भी देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी जैसे आपके लॉर्ड रिपन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचायती राज का फादर कहते हैं। पिता क्या कहते हैं? फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, इस चीज़ को भी याद रखना। डलहौजी को रेलवे का दाता कहा जाता है भारत में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन गैस हाउस गैस नहीं है? मेथेन, ओजोन, नाइट्रो ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में आपकी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। ऐसी गैस हैं जो आपका टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने में हेल्प करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जिसमें आपकी मेथेन, ओजोन और नाइट्रोजन तीनों ही हैं, जबकि हाइड्रोजन आपकी नहीं है।
भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से प्रकार के वन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है भारत में। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर उगते हैं? जहाँ पर आपकी रेनफॉल या बारिश कितने सेंटीमीटर होती है? तो जहाँ पर आपकी बारिश लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उगते हैं। अब इनका भारत में कहाँ कहाँ पर आपके उगते हैं? तो उनमें आपका मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है आपका, उत्तर प्रदेश का जो साउथ वाला एरिया है वो आता है। दूसरा इसमें आपका छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ पर आपका जो नॉर्थ महाराष्ट्र है वो एरिया भी इसके अंतर्गत आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर की बात की जा रही है, सर्वदाता किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ओ नेगेटिव। जबकि सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव होगा। क्या है आपका? सर्वग्राही मतलब किसी का भी उसे आप चढ़ा दीजिए, तो सर्वग्राही होता है आपका ए बी पॉजिटिव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओ नेगेटिव आपका सर्वरक्तदाता समूह है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3, 2, 4 या 5। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में डिवाइड होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 भागों में आपका डिवाइड होता है, जिसमें आपका प्रमस्तिष्क होता है। देखिए क्रम आपका अलग अलग हो सकता है, उसे एडजस्ट कर लेना। एक तो अनुमस्तिष्क होता है आपका, और आपका होता है मध्य मस्तिष्क। तो इनमें आपका ये डिवाइडेड होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। आकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन, विवर्तन, संचरण या परावर्तन। तो देखिए एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आप गुजर रहे हैं तो ऐसी परिवर्तन वाली घटना क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन। जैसे मान के चलिए ये आपका एक मीडियम है, इसे हम M1 कह ले रहे हैं, इसे हम M2 कह ले रहे हैं। ये आपका रियर है और ये आपका डेंस है। यहाँ पर आपका नॉर्मल है। कोई भी जब आपकी किरण आ रही है तो रियर से आप डेंस में जाएंगे तो आपकी जो किरण है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, लेकिन आप डेंस से रियर की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्मल से आपकी दूर हट जाएगी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसी जो डायरेक्शन की दिशा में परिवर्तन हो रहा है इसे हम कहते हैं अपरिवर्तन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात की जा रही है। ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में हम अपनी इंफॉर्मेशन को आपकी कमांड देते हैं, जिनके थ्रू उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनमें पूछा गया है कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, MICR, OMR, बारकोड रीडर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लॉटर। क्योंकि प्लॉटर आपकी क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है आपकी? आउटपुट डिवाइस है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनॉल, हाइड्रोक्साइड, गंधक का एसिड या फिर एथेनॉल। तो ऐसा जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फिनॉल। फिनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, पहले भी कई बार ये आपका पूछा जा चुका है। तो इसका जो फिनॉल का रासायनिक फॉर्मूला होता है वो C6H5OH इसका क्या है? रासायनिक फॉर्मूला है आपके फिनॉल का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, J.J. थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर जेम्स चैडविक।
तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जे थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब बात कर लेते हैं आपके अलग अलग जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है आपके, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन है आपके। इसी तरह से आपकी जो रदरफर्ड हैं आपके, उन्होंने खोज की है किसकी? आपकी प्रोटॉन की, जबकि जेम्स चैडविक ने खोज की है आपके न्यूट्रॉन की। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एशियाई योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर हैदराबाद। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एशियाई योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। वो किया गया है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन कब किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था आपका 25 से लेकर 27 अप्रैल 2025 के मध्य में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नई दिल्ली यहाँ पे क्या है? तो भारत की राजधानी है। ये आपको मोस्टली सभी को पता ही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, नई दिल्ली। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक, गणित, प्रौद्योगिकी या फिर राजनीति। तो जो एबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, गणित क्षेत्र में ये दिया जाता है। एबेल को हम गणित क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित क्षेत्र में इसे हम नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। 2025 में किसे प्रदान किया गया है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रदान किया गया है आपकी मसाकी काशीवारा को। इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि यूपीपीसीएस में अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है आपका। 2003 में इसको देना प्रारंभ किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? साधु भद्रेदास, विनोद कुमार शुक्ला, श्री राम कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरस्वती सम्मान 2024 कब प्रदान किया गया? 25 में प्रदान किए गए हैं, लेकिन किसे प्रदान किया गया है क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साधु भद्रेदास जी को प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं के बिरला ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा दिए जाते हैं? केरल बिरला ग्रुप के द्वारा ये आपके अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। ये आपके कब से प्रारंभ हुए हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार? तो 1951 से ये प्रारंभ हुए हैं। इस बार कौन सा एडिशन था? तो 34 एडिशन था। दिया गया है साधु भद्रेश दास को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर लखनऊ। तो देखिए जब इस तरह के ये क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है कि शहरों के नाम में कोई गड़बड़ी ना हो। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए जयपुर को, यहाँ पर आप रांची ऐड कर लीजिए। क्या ऐड कर लीजिए? रांची। तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर 3, रांची में। और रांची किसकी राजधानी है? तो ये झारखंड की राजधानी है आपकी। तो इस प्रकार 2025 में इसका आयोजन झारखंड में किया गया है। अब बात करते हैं कि इस बार विनर कौन रहा है, कौन सी टीम रही है? तो विनर रही है आपकी हरियाणा। तो आपकी जो रनर अप रही है वो कौन है? तो रनर अप रही है आपकी टीम ओडिशा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरक कौन हैं? अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, शारदा सिन्हा या फिर मानसी गंगा प्रधान। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरक हैं आपके मेधा पाटेकर,
ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2 मेधा पाटकर। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर लेते हैं, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। किसने किया है? नर्मदा पाटेकर ने ये नर्मदा आंदोलन प्रारंभ किया था। अब ये जो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, उसके विरोध में इसको चलाया गया था। कौन सा है आपका? सरदार सरोवर जो आपका बांध बना हुआ है इस पर, उसके विरोध में चलाया गया था कि बाई चांस अगर ये टूट गया तो ढेर सारे लोगों की जान का हालत ख़राब होंगे। तो जो आपकी नर्मदा नदी है अमरकंटक से निकली हुई है, जिसकी आपकी लेंथ कितनी है? तो 1114 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये आपकी उल्टी दिशा में बहती है, ये ईस्ट टू वेस्ट बह के जाती है। जहाँ अपना पानी कहाँ छोड़ती है? तो अरेबियन सी में। इस चीज़ को आप याद रखना। सही आंसर होगा आपका मेधा पाटेकर। रडार का आविष्कार किसने किया था? फ्रेड मॉरिसन, आहट टेलर, विन टेसल या W.K. रॉन्टजन। तो यहाँ पर रडार का पूछा गया है कि रडार का जो खोज करता है या ये किसने खोज की है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, A.H. टेलर ने इसका आविष्कार किया है। अब रडार क्या होता है? तो रडार एक मशीन होती है जिसकी वेवलेंथ के थ्रू जाते हुए आसमान में कोई भी चीज़ डिटेक्ट की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। डेविड वार्नर किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में इन्होंने आपका संन्यास ले लिया है। ये पूछ रहे हैं कि कौन से देश के क्रिकेटर प्लेयर थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी आपकी न्यूज़ में रही थी। क्यों रही थी? क्योंकि आपकी साउथ अफ्रीका वर्सेस आपका ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ था? वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में आपकी साउथ अफ्रीका विनर रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया आपकी क्या रही थी? रनर अप रही थी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डेविड वार्नर के बारे में पूछा गया था, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इकेबाना जापानी कला है जो कि संबंधित है कागज़ को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेड़ों की कटाई से या फिर रेत पर चित्रकारी से। तो देखिए एक बात तो आपको पहले से ही समझ में आ गई है कि जो इकेबाना है वो कहाँ की कला है? जापान की कला है जो संबंधित है फूलों को सजाने से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो। ये एक एशियन कंट्री है, इस चीज़ को भी आप याद रखना है। कहाँ पर है ये? तो मोस्टली इसका जो सिरा है वो पैसिफिक ओशन में है। क्या पर है आपका? पैसिफिक ओशन में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, इकेबाना जापानी कला संबंधित है फूलों को सजाने से। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, सेशल्स, चीन या फिर मॉरिशस। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हिंद महासागर से आपके 21 देश घिरे हुए हैं, जिनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान से देखो, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मॉरिशस। मॉरिशस इसका प्रणाली का सदस्य सॉरी माफ़ कीजिए, इसमें जो ऑप्शन है सही वो चीन आएगा, क्योंकि चीन आपका हिंद महासागर क्षेत्र से नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए भारत का जो IST मेरिडियन है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको बात पता चली। पूछा जा रहा है कि 5 राज्यों में से नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
3 उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, ये बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती। बात करते हैं भारत मानक मेरिडियन कौन सा है, तो जो आपका 82.5 डिग्री देशांतर है वो आपका भारत का क्या है, IST लाइन है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। कौन कौन सी होकर गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी और MP, ये जो 5 राज्य हैं इनसे होकर ये गुजरती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस तिथि को हुई थी? हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। अब एग्जैक्ट डेट क्या है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में है। किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आपका RBI एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? जॉर्डन, दुबई, भारत या फिर ब्रिटेन? तो देखिए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जॉर्डन में। जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा एडिशन है इस बार 2025 में, तो इसका जो एडिशन है वो है 21। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आयोजन जॉर्डन में किया गया है। अब इसके अंतर्गत आपके कौन से देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो आपके नंबर 1 पर रहा है ईरान, दूसरे नंबर पर रहा है आपका जापान और तीसरे नंबर पर जो रहा है वो है आपका नॉर्थ कोरिया। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यानी जो नंबरिंग है पहला नंबर ईरान का है, जापान का है और नॉर्थ कोरिया का है। एडिशन आपका 21 है, जॉर्डन में आयोजित किया गया है। बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की रैंक है आपकी 10th। कौन सी रैंक है आपकी 10th रैंक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो शुरुआत की गई थी 1979 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यूनेस्को, WTO, WHO या फिर ICAR? तो देखिए इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है यूनेस्को के द्वारा। क्या है? एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई है आपके यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 16 नवंबर 1945 में। इसको आप याद कर लेना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका पेरिस यानी फ्रांस में। इसके जो मेंबर्स हैं यूनेस्को के वो कितने हैं, तो इसके टोटल मेंबर हैं आपके 194। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूनेस्को। कथक महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर देहरादून? कथक महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन पहली बार किया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। कथक महोत्सव के साथ साथ में अब कथक साहित्य महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। पहली बार किया गया है इसका। तो कथक साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में ही किया गया है और ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। कथक कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसे भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 नई दिल्ली। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे?
तो वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया। अब कोलंबिया में भी एक शहर का नाम है कार्टेजेना। क्या नाम है? कार्टेजेना में इसका आयोजन किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है WHO और कोलंबिया के द्वारा, यानी जो कोलंबिया है वहाँ का जो सरकार है उसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोलंबिया। अब बात कर लेते हैं WHO की, क्योंकि WHO ने इसको आयोजित किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोलंबिया। भारतीय संविधान के द्वारा प्रचार की गई लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? 552, 550, 250 या फिर 600। तो देखिए, जब भी भारतीय संविधान में लोकसभा की सीटों की बात की जाएगी, अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 552। अब जो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में आपकी सीटें हैं? तो यूपी में सीटें हैं 80। किसकी हैं आपकी? जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा की सीट है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जबकि 250 सीटें किस में दे रखी हैं? तो ये आपकी राज्यसभा में 250 सीटें दे रखी हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 552। भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया? 73वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक निकाय बनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 73वां संविधान संशोधन। ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1992 में। यही आपको याद रखना है। जबकि आपका 61वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत आपके 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष वोटिंग की आयु की गई थी। जबकि जो 52वां संविधान संशोधन है उसमें 10th जो अनुसूची है अदला बदली की, उसे इसके अंतर्गत आपका जोड़ा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 73वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद या फिर जिला परिषद। देखिए, यहाँ पे पंचायती राज में 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नगर परिषद, क्योंकि नगर परिषद है वो पंचायत का नहीं है, वो आपका शहरी निकाय है। क्या है आपका? शहरी निकाय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आपकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप आर्टिकल नंबर 243 को डिटेलिंग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा कारक है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो देखिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 कर लेना। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के बाद रूस की सामाजिक क्रांति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक क्रांति ने भारतीय संविधान में कोई भी योगदान नहीं दिया है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र से हमने क्या लिया? संसदीय पद्धति ली है। जबकि आपके रूस के समाजवादी क्रांति से हमने अपने समाज को समाजवादी बनाया है। और जबकि आपके अमेरिका से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया है। तो इस तरह से जब भी आप आंसर रियलाइज करते हैं तो आप इजीली आंसरों को फाइंड कर पाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 औद्योगिक क्रांति। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था थी और समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण या फिर पर्यटन। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले की अर्थव्यवस्था थी और वो किस प्रकार का व्यवसाय नहीं था, ये क्वेश्चन में आपसे
पूछा गया है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है आपका, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निर्माण। क्या होगा सही आंसर? निर्माण, क्योंकि उस समय आपके एग्रीकल्चर भी था, हस्तशिल्प भी था और पर्यटन भी होता था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी माध्यमों से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है: औद्योगिकीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर उदारीकरण। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 1991 की आपकी उदार आर्थिक नीति है जिसमें वर्तमान में समस्याओं को संबोधित किया गया है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा आपका नहीं था। अलावा का मतलब क्या है? नॉट पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 औद्योगिकरण, क्योंकि 1951 में जब मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री थे तो वो इसको आपको लेकर आए थे। किसके द्वारा? और इसको हम क्या बोलते हैं? एलपीजी यूनिट भी कहते हैं, एलपीजी आर्थिक नीति भी कहते हैं, यानी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, औद्योगिकरण का कोई भी संबंध नहीं है आर्थिक नीति 1951 से। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से जीरोप्थीलिया नामक रोग हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। देखिए जब भी इस तरह के विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन से हमेशा पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपसे पूछा गया है कि किसकी कमी से आपका कौन सा जीरोप्थीलिया रोग हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए की कमी से आपका जीरोप्थीलिया रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी की। तो विटामिन डी के कारण क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है जिसे हम सूखा कहते हैं। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है आपका। और विटामिन के की कमी से आपकी जो गर्भ धारण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्या है? गर्भ धारण की क्षमता कम हो जाती है, या फिर ऐसे कहिए कि आपका जो ब्लीडिंग होती है अगर इसकी कमी है तो आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती, क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए प्रदान किए जाते हैं? संगीत, क्रिकेट, साहित्य या फिर चित्रकला। तो जो आपके ग्रैमी पुरस्कार होते हैं, अवार्ड होते हैं, किस क्षेत्र में आपके प्रदान किए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संगीत क्षेत्र में आपके ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ये आपके पर ईयर दिए जाते हैं और संगीत क्षेत्र के सबसे बड़े अवार्ड हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जहां आरा, अबुल फजल, टोडरमल या फिर अकबर। तो देखिए अकबर नामक पुस्तक जो लिखी गई है, अकबर और किसके बारे में लिखी गई है? अकबर के बारे में और जो उसके पूर्वज थे, चाहे वो हुमायूं का इसमें जिक्र हो, चाहे वो आपके बाबर का इसमें जिक्र हो। ये आपका क्रम है, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। तो ये लिखी है उनके ही एक हिस्टोरियन ने, अबुल फजल ने। जबकि जहान आरा कौन थी? टोडरमल कौन थे? अकबर कौन थे? तो अकबर तो ऑलरेडी शासन था, टोडरमल इनका फाइनेंस, आपका फाइनेंस का वर्क देखता था। अबुल फजल आपका क्या था? एक कवि था। ये सभी किस में रहते थे? आपके अकबर के काल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अबुल फैजल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय में कुल अधिपति की भूमिका निभाते हैं? राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो जितने भी राज्य में आपके विश्वविद्यालय होते हैं उनमें आपके कुल अधिपति की जो भूमिका निभाते हैं वो होते हैं आपके राज्यपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि राज्यपाल ही है जो आपका संवैधानिक अधिकारी होता है आपके राज्य में। संवैधानिक पद होता है, सबसे ऊंचा पद होता है आपके राज्य के लिए।
इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आर्टिकल नंबर अगर आप 155 में जाएंगे तो इनके बारे में आप राज्यपाल के बारे में पढ़ पाएंगे। इनकी जो एज होती है, पात्रता होती है, वो क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए प्लस 35 ईयर्स की आयु क्रॉस करनी चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपके जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं उनके कुल अधिपति की भूमिका राज्यपाल निभाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बच्चे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको एक पैटर्न का अंदाज़ा हो जाए कि क्लास में या फिर आपके जब भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आपके किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।